तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू करने से पहले मुझे ये बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने अभी तक जो कुछ भी सिनॉप्सिस में लिखा वो बहुत अच्छा था। सिनॉप्सिस ऑल ऑफ यू आर रिटन इन वेरी गुड मैनर, लेकिन सिनॉप्सिस में भी हमें कुछ और चीजों को शामिल करना होता है। एक्चुअली जो अभी तक सिनॉप्सिस आपने लिखा है वो सिनॉप्सिस ऐसा था जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति फिल्म देखता है और लिखता है। खास तौर से आपके साहिब बीबी गुलाम, प्यासा जैसी क्लासिक फिल्मों का जो आपने सिनॉप्सिस लिखा, इट्स लुक वेरी इनकम्प्लीट। लेकिन क्यों इनकम्प्लीट था, आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो इनकम्प्लीट किस वजह से था, वो आज जब हम स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ेंगे तो आपको वो सब चीजें जानने को मिलेंगी और समझ में आएंगी, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि हम जो है किन चीजों को सिनॉप्सिस में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सिनॉप्सिस एक रिच सिनॉप्सिस हो और एक कंप्लीट सिनॉप्सिस लगे। और वो सिनॉप्सिस इन फर्स्ट लुक में भी लगे कि ये जो एक कंप्लीट है, और इससे हमें समझ में आएगा कि फिल्म कैसी होगी, फिल्म का थीम क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, वो सब कुछ हमें सिनॉप्सिस देखकर मालूम पड़े। तो इसके लिए आज हम स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये और बताना चाहूंगी कि स्क्रिप्ट राइटिंग इज ए नेक्स्ट स्टेप ऑफ फिल्म राइटिंग, राइट। जो हम फिल्म का जो राइटिंग कर रहे हैं, जो हम फिल्म स्टोरी राइटिंग करने जा रहे हैं फिल्म के लिए, उसका ये नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप था हमारा आइडिया एंड कंसेप्ट, सेकंड स्टेप वाज सिनॉप्सिस राइटिंग, एंड थर्ड स्टेप इज स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ पर शेयर कर रही हूँ स्क्रिप्ट राइटिंग की। स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ वेरी डिफरेंट देन राइटिंग इन एनी अदर फॉर्मेट। सबसे इसकी लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग एकदम अलग है किसी और को लिखने से। जैसे कि अगर आप एक निबंध लिखते हैं, एक एडिटोरियल लिखते हैं, एक न्यूज लिखते हैं, पोयम लिखते हैं, इन सभी से स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अलग है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के, क्योंकि जब हम एक पोयम लिखते हैं या जब हम एक न्यूज लिखते हैं, हम एडिटोरियल लिखते हैं, तो उनके अंदर जो चीजें इन्वॉल्व की जाती है उनसे कई गुना कई ज्यादा चीजें स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व की जाती है। स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है जो सुनने में तो हमें लगता है कि कहानी है, लेकिन कहानी होती है भी उसमें बहुत सारे जो थिंग्स होते हैं, बहुत सारे जो इंटेंस होते हैं, बहुत सारे जो चीजें होती हैं, पार्ट्स होते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनके बिना वो स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं होती। दैट इज द रीजन जिसकी वजह से बोला जाता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ वेरी वेरी डिफरेंट, राइट। तो स्क्रिप्ट राइटिंग हमारी जो है प्रोफेशनल हो, स्क्रिप्ट राइटिंग एक कमर्शियल मैनर में लिखी जाए। एक साधारण कहानी भी आप लिख सकते हैं। एक कहानी आपने शुरू करी लिखना, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक कहानी लिखना चाहेंगे, एक खरगोश और कछुए की कहानी। एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों जंगल में रहते थे। दोनों में एक बार दौड़ की प्रतियोगिता हुई और दोनों दौड़े, और दौड़ने में जो है खरगोश दौड़ता हुआ थक गया। उसने सोचा कछुआ काफी पीछे है और वो सो गया, और कछुआ लगातार चलता रहा और आगे आगे, और अंत में वो जीत गए। लेकिन ये जो कहानी जो मैंने आपको बोली है बहुत अजीब सी लग रही है, इनकम्प्लीट सी स्क्रिप्ट लग रही है। इसमें मालूम नहीं कि वो जंगल कैसा था, वो खरगोश कछुए जहाँ थे उनकी दौड़ कौन देख रहा था, उनकी दौड़ को वॉच कौन कर रहा था, जज कौन कर रहा था, जजमेंट किसने देखा कि खरगोश सोया था, किसने देखा कछुआ सबसे पहले वहां पहुंचा, या कछुए के ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से वो लगातार चलता रहा, वो क्यों नहीं थका। तो ये सारी चीजें इनकम्प्लीट लग रही है। तो दैट इज द रीजन कि स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ वेरी डिफरेंट राइटिंग। तो जिसमें कि हमें बहुत सारी, जब हम चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जब हम न्यूज लिखते हैं तो हमने न्यूज में एक इंसिडेंट हुआ, एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के हम 5W एंड 1H को हम इन्वॉल्व करते हैं और लिख देते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं हो सकता। स्क्रिप्ट जो है 5W और 1H से बियॉन्ड है। स्क्रिप्ट में सम टाइम आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, या आप किसी और की नजर से भी उस कहानी को देख सकते हैं। कभी कभी उस कहानी के नायक की तरह आपको देख करके, हीरो की तरह, उसके पार्ट की तरह, उसके विलन की तरह देख करके आपको आगे बढ़ानी होती है। और कई बार आपको उस कहानी को एक बाहर खड़े तीसरे व्यक्ति, थर्ड पर्सन की तरह आपको देखकर आगे बढ़ानी पड़ती है। जब आप पोयम लिखते हैं, पोयम आप इस तरह से एज ए फर्स्ट पर्सन, पोयम ऐसी होती है जो आपने देखा, ये जो आप महसूस कर रहे हैं, व्हाट यू सी, व्हाट यू फील, और व्हाट यू फील इम्पैक्ट, इन सभी के ऊपर आप एक पोयम लिखते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, विशेष तौर पर जब हम फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्योंकि फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है मास मीडिया का। फिल्म इज अ वेरी बिगेस्ट मीडियम, हम कह सकते हैं बिगेस्ट मीडियम है। एक बड़ी स्क्रीन पर जब सामने सब चीजें चलती हैं
तो माइनर से माइनर जो मिस्टेक होती है वो ऑडियंस को नजर आती है। स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसी स्टेप है जहां पर आप वो माइनर स्टेप ना हो उनका पहला काम शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम आगे शुरू करेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में सबसे पहले मैं बात करूंगी, एक बैकग्राउंड इन्वॉल्व होता है, देन फिलॉसफी, देन ऑब्जेक्टिव, डोनर, टाइम, लैंग्वेज, स्पोकन, ओपनिंग टू क्लोजिंग, इश्यूज, पंच, somehow location, duration, and then treatment, technical impact, font and margins. अब हम सबसे पहले इसकी पहली चीज पर बात करेंगे, वो है बैकग्राउंड। कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या चीज होती है, या मैंने यहाँ बैकग्राउंड किसे कहा। अभी बैकग्राउंड की मैं बात करूं, उसको हिंदी में एक वर्ड है, दिनेश के लिए मैं क्लियर करूंगी, या जो हमारे स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं, जो भी हिंदी भाषी या गुजराती भाषी, उनके लिए कि बैकग्राउंड का मतलब है पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि क्या होती है, बैकग्राउंड क्या होता है, विशेष तौर पर किसी फिल्म का। वैसे तो हम ये फिल्म की बात करें या टेलीविजन सीरियल की बात करें, सोप ओपेरा की बात करें, हर जगह बैकग्राउंड का एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर आपकी स्क्रिप्ट खड़ी होगी। बैकग्राउंड वो चीज है जो आपकी फिल्म का बैक बताता है कि आपकी फिल्म की स्टोरी कहाँ घट रही है, आपकी फिल्म की स्टोरी किस जगह पर चल रही है, राइट। तो हम जब भी एक किसी भी स्टोरी की बात करेंगे तो पहले बैकग्राउंड की बात करेंगे। अभी आप सब लोगों ने, हम जब बात करते हैं क्लासरूम में या कहीं भी, तो फिल्म हेल्लारो की बात बहुत हो रही है आजकल। हेल्लारो एक बड़ी मूवी भी है, बहुत अच्छी मूवी भी है। वैसे वो रीजनल है, एक क्षेत्रीय भाषा की बनी हुई फिल्म है, गुजराती भाषा में बनी फिल्म है, लेकिन अभी वो जो है अंतरराष्ट्रीय जितने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से उनमें भी अपना नाम कर रही है। अभी अभी कौन फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई है, ऑफिशियल एंट्री मिली है, तो हम उसकी बात करेंगे। अब मैं जब बात करूं हेल्लारो, तो हेल्लारो का बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो हेल्लारो की पृष्ठभूमि गुजरात का गांव है। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि मतलब गांव एंड गुजरात, सिर्फ गांव नहीं है, गुजरात। तो पृष्ठभूमि में हमें क्लियर होना पड़ता है कि हमारी फिल्म की जो हम कहानी लिखने जा रहे हैं वो किस जगह पर घट रही है, वो कहानी किस जगह पर चल रही है, वेयर इट रन, वो हो कहाँ रही है, तो वो कहाँ पर आगे गति पा रही है। तो हमें उसका बैकग्राउंड होना, मालूम होना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसमें जो है अंडरवर्ल्ड के ऊपर वो फिल्म है, तो नेचुरली आपको बैकग्राउंड मुंबई का दिखाना पड़ेगा उसमें, तो आपको मुंबई इज अ बैकग्राउंड। तो ऐसी स्टोरी में मुंबई बैकग्राउंड हुआ। अगर आप फिशिंग का कुछ दिखा रहे हैं तो आपको कोई ऐसा प्लेस लेना होगा यहाँ पर जहाँ सी हो, तो उसके लिए आप चेन्नई लेंगे, बेंगलुरु लेंगे, गोवा लेंगे। तो आपका फिल्म का बैकग्राउंड आपकी स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड पहले बनेगा, फिर वो फिल्म का पहले, यानी कि आप स्क्रिप्ट में बैकग्राउंड तैयार करेंगे, फिर वो फिल्म में शूट किया जाएगा। अभी आप सबने फिल्म राम तेरी गंगा मैली देखी होगी, नहीं देखी तो आप लोगों को देखना चाहिए। तो राम तेरी गंगा मैली, जिसे राज कपूर ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, उसमें हीरोइन थी मंदाकिनी, हीरो थे ऋषि कपूर। तो उस फिल्म के, उस राम तेरी गंगा मैली जो फिल्म है, उसका जो बैकग्राउंड है फिल्म का, उसका जो बैकग्राउंड है वो पहाड़ों पर है। और पहाड़ कौन से, बर्फीले पहाड़। सॉरी, मैंने यहाँ पर बोला कि फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस, फिल्म की एक्ट्रेस मंदाकिनी थी और उसके जो एक्टर थे वो राजीव कपूर थे। तो राम तेरी गंगा मैली में आपको क्लियर होगा कि फिल्म जो है, उस फिल्म की कहानी ही हमको जो आगे बढ़ानी है वो पहाड़ों की बात करती है, गंगा की बात करती है, गंगा कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है। तो हमें वो कहानी पहाड़ों, बर्फीले पहाड़ों में ही हमें बतानी होगी। तो हमारी फिल्म का बैकग्राउंड ही हिमालय के पहाड़ बने। और इसी प्रकार मान लीजिए आप बैंडिट क्वीन की हम बात करते हैं, जिसे शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। तो बैंडिट क्वीन जो फिल्म है उसे चंबल के हिल्स में शूट किया जाना चाहिए, क्योंकि बैंडिट क्वीन जो थी, जिन्हें हम फूलन देवी के नाम से जानते हैं, तो फूलन देवी जो है वो चंबल की घाटियों में हुई। तो चंबल की घाटियों में इसको शूट किया जाएगा हमारी कहानी को। तो जब वहां शूट किया जाएगा तो हमारी फिल्म का, हमारी स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड भी चंबल के हिल्स ही होंगे। नमस्ते लंदन की हम बात करें तो नमस्ते लंदन फिल्म में हमें जब कहानी लिखनी उसकी, तो हमें उसका बैकग्राउंड लंदन ही दिखाना पड़ेगा। कुल मिला के मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि जब आप फिल्म की
स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उस स्क्रिप्ट में अपनी स्क्रिप्ट में एक बैकग्राउंड जरूर डालेंगे, और वो बैकग्राउंड ही आपकी फिल्म की शूट में डायरेक्टर के लिए आसानी उपलब्ध करेगा, डायरेक्टर को फिल्म को विजुअलाइज करने में आसानी देगा कि फिल्म कैसी बननी चाहिए, कहाँ कहाँ पर उसकी शूटिंग होनी चाहिए, उसका लाइटिंग अरेंजमेंट, उसका टेक्निकल अरेंजमेंट क्या होगा। वो तभी पॉसिबल होगा एक डायरेक्टर के लिए जब आप अपनी स्क्रिप्ट में उसका बैकग्राउंड क्लियर करेंगे। और बैकग्राउंड में केवल ऐसे ही नहीं कि हम बात करें बर्फीले पहाड़, अगर आपकी फिल्म गांव में शूट करी जानी है तो आपको उसमें विलेज का बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा, शहर में तो शहर का बैकग्राउंड, जंगल में तो वाइल्ड लाइफ, मान लीजिए वीरप्पन पर आपकी फिल्म बन रही है तो वीरप्पन के लिए आपको जंगलों का, फॉरेस्ट का बैकग्राउंड डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसमें बैकग्राउंड डालेंगे तभी आपकी स्क्रिप्ट में आप आगे काम करेंगे, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट में आप पहले बैकग्राउंड शो करेंगे, फिर जब आप स्क्रिप्ट को ट्रीट करेंगे, उसका इश्यूज डालेंगे उसमें, तो उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। बर्फ में आपकी हीरोइन चल कैसे रही है ना, आपका हीरो जंगलों में जा कैसे रहा है, तो वो सब दिखाने के लिए आपको बैकग्राउंड पहले दिखाना होगा और तब आपकी फिल्म आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसमें हमारी सेकंड बात करेंगे, दैट इज अ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी क्या चीज है, तो फिलॉसफी में हमारे पास है यहाँ पर कि मैं आपको पहले रीड कर देती हूँ। यू हैव टू कीप योर फिलॉसफी वेरी क्लियर व्हाइल राइटिंग द स्टोरी। Will your film be an art film? Will it be a part of parallel cinema, or are you going to write a story of a pure commercial cinema? पहले मैंने आपको बैकग्राउंड भी रीड नहीं किया था, अगेन आई रीड इट। बैकग्राउंड, when you start writing a story, first of all you should be clear about its background. What is the background of your story? A village, a city, a particular geographical part of the country. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ बता ही दिए, तो अभी हम उन एग्जाम्पल को दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम फिलॉसफी पर बात करेंगे। तो फिलॉसफी अभी यहाँ पर है, सबसे पहले हमारी फिलॉसफी एकदम क्लियर होनी चाहिए। फिलॉसफी क्या है यहाँ पर, फिलॉसफी कोई दूसरा दर्शन नहीं है, फिलॉसफी है कि हम सभी जानते हैं कि सिनेमा को जो अभी है या से पहले था, हम सिनेमा को 3 हिस्सों में बांटते हैं सामान्य तौर पर जनरली। एक आर्ट सिनेमा होता है, एंड सेकंड इज पैरेलल सिनेमा, एंड थर्ड इज कमर्शियल सिनेमा। अभी ये क्या होते हैं वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में कि आर्ट फिल्म किसे कहते हैं, पैरेलल सिनेमा किसे कहते हैं, एंड कमर्शियल सिनेमा। बट कमर्शियल सिनेमा तो आप सब जानते हैं, जो देखते हैं आप लोग जितनी भी फिल्म देखते हैं जिनमें सभी मसाला मूवी, वी कैन से कमर्शियल सिनेमा एज लाइक अ मसाला फिल्म आल्सो इज द कमर्शियल सिनेमा। तो इनमें डांस होगा, बिग स्टार्स होंगे, बहुत लग्जरियस सेट होंगे, भव्य सेट जिसे हम कहते हैं वो होंगे, और बढ़िया शूटिंग में बहुत बड़ा बजट होगा, आइटम डांस होंगे, लाइटिंग्स होंगी, शूटिंग के प्लेसेस अलग अलग जगह पर होंगे, बहुत सारे सॉन्ग्स होंगे, तो बड़ा सॉन्ग के सेट भी बड़े होंगे, बिग ब्रेन होंगे सभी, तो वो सभी हमारा कमर्शियल सिनेमा कहलाएगा। तो हमें जब भी हम हमारी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इस स्क्रिप्ट को किसके लिए लिख रहे हैं, आर्ट फिल्म के लिए लिख रहे हैं, पैरेलल फिल्म के लिए लिख रहे हैं, या कमर्शियल फिल्म। क्योंकि आप जो अपनी स्क्रिप्ट में फिलॉसफी रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्क्रिप्ट में आप आगे इश्यूज खड़े करेंगे। अगर आपकी फिलॉसफी आर्ट सिनेमा की होगी तो उसके अकॉर्डिंग इश्यूज होंगे, पैरेलल सिनेमा में पैरेलल सिनेमा के इश्यूज होंगे, और कमर्शियल सिनेमा में कमर्शियल सिनेमा के अकॉर्डिंग। तो आपको बी अ राइटर ऑफ अ शॉर्ट फिल्म और बिग फिल्म और टेली सीरियल और टेली फिल्म, सोप ओपेरा, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए आपके ब्रेन में कि आपकी फिल्म आप किस तरह के वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं, आर्ट फिल्म के वर्ग के लिए, पैरेलल सिनेमा के लिए, या कमर्शियल सिनेमा। अगर आप यहाँ क्लियर नहीं है तो आपकी स्क्रिप्ट में आगे जाकर बहुत सारे बैरियर आएंगे, और बैरियर आएंगे तो यू नो कि फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। और इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर मैं इससे पहले हम सत्यजीत राय की बात करना चाहेंगे। वैसे भी जब हम फिल्मों की बात करें तो सत्यजीत राय एक ऐसा नाम है, सत्यजीत राय एक ऐसा नाम है, बिगेस्ट नेम इन नॉट ओनली इन इंडियन सिनेमा, ये जो है वर्ल्ड सिनेमा का बिगेस्ट नेम है। और हम ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी के जो बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, बड़ा फिल्मों का नाम माना जाता है, उनमें से एक नाम सत्यजीत राय। पूरी दुनिया भर में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रही हूँ आपसे, पूरी दुनिया भर के अंदर जो है
एक बहुत बड़ा नाम के तौर पर हम सत्यजीत राय को मिलते हैं। सत्यजीत राय ने जो है नियो रियलिस्टिक सिनेमा, नियो रियलिस्टिक मीन्स है यहाँ पर आर्ट सिनेमा, जो रियल बहुत ज्यादा यथार्थवाद की बात करता है, जो यथार्थ में होता है, गाँव जैसे दिखते हैं। अब देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ कमर्शियल सिनेमा के गाँव। कमर्शियल सिनेमा के गाँव में ग्रीनरी होगी और बहुत सारे पक्षी होंगे, पेड़ होंगे, बड़ा अच्छे तालाब पर नहाते हुए हीरो हीरोइन होंगे। लेकिन रियलिस्टिक यथार्थवाद में गांव में गरीबी होगी, मिट्टी होगी, कंटीला रास्ता होगा, गड्ढे होंगे, बीमारियां होंगी, रिचुअल्स होंगे जो उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको काम करने से रोक रहे होंगे, आगे बढ़ने से रोक रहे होंगे, गांव के इश्यूज होंगे। तो ये सारी चीजें सोसाइटल वहाँ इश्यूज बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। दीज ऑल आर इंक्लूड, ऐसे सिनेमा को हम नियो रियलिस्टिक सिनेमा में काउंट करते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं बहुत, जैसे सत्यजीत रे की बात करें, इसके साथ हम कुछ और लोगों की बात कर सकते हैं जो मुंबई से रिलेट करते हैं, बंगाल से रिलेट करते हैं, लेकिन जो है बहुत ज्यादा एक वो बड़ा नाम है इस बात के लिए कि आर्ट सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा के, लाइक सत्यजीत रे के बाद श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, अडूर गोपाल कृष्णन, जी अरविंदम, गिरीश कासरवल्ली, और इसके साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सारे नाम रखती हूँ, लाइक जो है ये हम इनकी बात कर सकते हैं, सही परांजपे ने भी इस फील्ड में बहुत सारा काम किया है, मीरा नायर को भी हम अब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने आर्ट सिनेमा के लिए बहुत सारा काम किया है। हम इसमें चेतन आनंद को नहीं बोलेंगे क्योंकि चेतन आनंद ने भी जो अपनी फिल्म बनाई थी नीचा नगर, उसको भी हम आर्ट सिनेमा के तौर पर देखते हैं। तो आप लोग चाहे तो एक काम कीजिएगा, आप एक लिस्ट रेडी कीजिएगा जिसमें आर्ट सिनेमा और आर्ट सिनेमा डायरेक्टर के नेम हो। दूसरी लिस्ट रेडी कीजिएगा जिसमें पैरेलल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर के नेम हो, एंड एक वन अदर लिस्ट फॉर कमर्शियल सिनेमा। और नो डाउट कमर्शियल सिनेमा के लिए आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, डायरेक्टर्स के भी मिलेंगे, एक्टर्स के लिए मिलेंगे, एक्ट्रेसेस के मिलेंगे, एंड सेम फिल्म्स के मिलेंगे। और अभी हम जो नेक्स्ट मैं स्लाइड आपके लिए ओपन कर रही हूँ, उससे पहले यहाँ पर कुछ नाम है जो आपको बताना चाहूंगी। मोस्ट फेमस फिल्म जो सत्यजीत राय की थी, पाथेर पांचाली, अपराजितो, ये दोनों फिल्म, एंड वर्ल्ड ऑफ अपू, ये जो है सारी फिल्में जो सत्यजीत राय की हैं, हम उनको यहाँ पर ले रहे हैं। ये एक तरह से सम्मान है सत्यजीत राय के लिए कि हम जब भी फिल्मों की बात करें या कहीं भी हम उन रिलेटेड आर्ट सिनेमा की बात पढ़ें तो वहां पर सत्यजीत रे की इन फिल्म को और सत्यजीत रे को याद करना उनके लिए एक ऑनर की तरह, हमारी तरफ से उनके लिए एक डैडी के करने की तरह से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और मेरे पास ये है जिसमें मैं यहाँ पर बात करूंगी आर्टिस्टिक सिनेमा में। ये नाम मैंने आपको बताई दिए, कुछ और नाम बता रहे। अंकुर, डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल। मंडी, also by श्याम बेनेगल। बाजार is also by श्याम बेनेगल। अभिनेत्री अगेन श्याम बेनेगल। भुवन सोम, नीचा नगर, एंड भूमिका। अब मैं पैरेलल सिनेमा की, भुवन सोम, नीचा नगर विनोद की चेतन आनंद की फिल्म है, और भुवन सोम और जो ये फिल्म है ये सभी आर्ट सिनेमा में आती है। पैरेलल सिनेमा को अगर हम पैरेलल सिनेमा की बात करेंगे तो पैरेलल सिनेमा के लिए भारत में मुख्य तौर पर दो बड़े डायरेक्टर को याद किया जाता है। वन इज ऋषिकेश मुखर्जी, ऋषिकेश दा के नाम से हम सब उनको याद करते हैं, जानते हैं। बासुदा यानी बासु चटर्जी, बोथ वर रिलेटेड फ्रॉम द बंगाल। तो हमने एक चीज और देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि बंगाल की मिट्टी को हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा कलाकारों को देने वाली, एक बेहतरीन कलाकारों को, डायरेक्टर्स को, म्यूजिशियन ऑल्सो। हम बहुत कभी एक दिन हम म्यूजिशियंस के बारे में बात करेंगे, इवन लिरिक्स राइटर के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर पैरेलल सिनेमा की कुछ फिल्मों की बात कर रही हूँ। गुड्डी, बावर्ची, आनंद, मिली, गोलमाल, अभिमान, बातों बातों में, रजनीगंधा, एक रुका हुआ फैसला, पिया का घर, ये सभी फिल्में, मुझे लगता है इनमें से कुछ फिल्में आप सबने देखी भी अवश्य होंगी। गुड्डी फिल्म जो है जया बच्चन की फिल्म है, जया भादुड़ी के नाम पे वो काम करती थी, जया भादुड़ी। धर्मेंद्र, बावर्ची राजेश खन्ना की फिल्म है। आनंद अगेन राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन। मिली, जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन। गोलमाल, अमोल पालेकर एंड उत्पल दत्त, बहुत बढ़िया कैरेक्टर जो आर्टिस्ट कहलाते हैं उत्पल दत्त। मुझे खुद उनकी फिल्में देखना बहुत पसंद है। उन्होंने इसमें काम किया और उन्होंने एक लीड रोल लिया है। अभिमान, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी। बातों बातों में, अमोल पालेकर, टीना मुनी। रजनीगंधा, विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर। एक रुका हुआ फैसला, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब काफी एक बड़ा समूह है और बड़े अच्छे आर्टिस्ट, सभी थिएटर आर्टिस्ट हैं इसमें। पिया का घर, अगेन जया भादुड़ी।
फिर कमर्शियल सिनेमा की बात है, उससे पहले हम वापस थोड़ा पैरेलल सिनेमा की बात करेंगे। पैरेलल सिनेमा एक्चुअली वो सिनेमा होते हैं, ये भी छोटे बजट में ही बनाए जाते हैं। स्टार्स इसमें बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कलाकार होते हैं वो। और ये फिल्में जो है हंसते बोलते हैं हल्के फुल्के तौर पर। जब हम आर्टिस्टिक सिनेमा यानी आर्ट सिनेमा की बात करते हैं, कलात्मक सिनेमा की, तो उनमें गंभीरता के साथ अपनी बातें कही जाती है। जैसे हम बाजार की बात करें, मंडी की बात करें, बहुत उनमें इश्यूज भी गंभीर थे, मुद्दे समस्याएं भी गंभीर थी, उन्हें गंभीरता के साथ कहा गया। फिल्म में कुछ मजाक नहीं बनाया गया उन मुद्दों का। लेकिन पैरेलल सिनेमा में बातों को हल्के फुल्के ढंग से सामाजिक और जनरली जो है, जब हम आर्टिस्टिक सिनेमा की बात करते हैं तो वो बड़े इश्यूज उठाता है। जैसे बाजार में उन्होंने इश्यूज उठाए कि किस तरह महिलाओं को बेचा जाता है, मंडी में भी इश्यू उठाए, नीचा नगर में बहुत बड़ी समस्या उठाई, हायर लोकेलिटी लोअर लोकेलिटी की। लेकिन पैरेलल सिनेमा हल्की फुल्की समस्याओं की बात करता है, जो रोजमर्रा की समस्याएं होती जीवन में। जैसे गुड्डी में है, गुड्डी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो फिल्मों को देख करके इम्प्रेस हो जाती है फिल्मों के हीरो से, और वो सोचती है मेरी शादी भी एक हीरो जैसे व्यक्ति से होगी। इसी प्रकार आनंद है, जिसमें एक व्यक्ति जो बीमार रहता है, वो हंसते हंसते जिंदगी काटना चाहता है, अपने आखिरी समय तक हंसते रहना चाहता है। गोलमाल में एक लड़का है, हीरो है, जो अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोलता रहता है। अभिमान एक पति पत्नी के रिश्ते की कहानी, उनके अहम और अभिमान की कहानी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि आर्टिस्टिक सिनेमा जो है वो गंभीर समस्याओं को गंभीर तरीके से कहता है और आवाज उठाता है। पैरेलल सिनेमा जो है हल्की फुल्की रोजमर्रा की समस्याओं को हल्के फुल्के ढंग से बात करता है। और जो आर्टिस्टिक सिनेमा होता है उनमें गाने होते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे गाने होते हैं। बाजार फिल्म में तो बहुत अच्छे गाने हैं, फिर चली रात बात फूलों की, बाजार फिल्म का गाना है। लेकिन पैरेलल सिनेमा में गीत और संगीत को अच्छा खासा महत्व दिया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। तो एक अच्छा पार्ट होते हैं पैरेलल सिनेमा। हाँ, दोनों चीजों में एक कॉमन चीज है, वो ये है कि दोनों में ही बजट बहुत कम रखा जाता है। हाँ, आर्टिस्टिक सिनेमा और पैरेलल सिनेमा दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो आर्ट सिनेमा में एज कंपेयर टू पैरेलल सिनेमा बजट और कम होता है। कमर्शियल सिनेमा, नो लिमिट्स ऑफ बजट, बिग स्टार्स, बिग सेट, लग्जरियस सेट, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो आप लोगों को कुछ इश्यूज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स चेक कर लूंगी। अगर आपका कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो चैट बॉक्स में मेरे पास अभी कोई भी आप लोगों का कोई मैसेज नहीं आया है, तो मैं कंटिन्यूस करती हूँ चैट बॉक्स में नहीं मैसेज। कमर्शियल सिनेमा, बिग नेम, बिग फिल्म, सबसे बड़ी फिल्म, सबसे बड़े सितारों के नाम से जो फिल्म जानी जाती है, सबने देखी है। शोले, जंजीर, लावारिस, डॉन, संगम, आवारा, गाइड, हम दोनों, आराधना, तेरे घर के सामने, नया दौर, मधुमती, गंगा जमुना, देवदास, शागिर्द, भाभी, हमराज, मुगल आजम पार्टी। देखो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। अभी तक जो भी फिल्में आप देखेंगे वो सब शाहरुख खान से लेकर के अभी शाहिद तक, अभी जो इतनी भी नई फिल्म आ रही है या जो कमर्शियल सिनेमा आप डिफर कर पाएंगे एज स्टूडेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन नाउ, आई थिंक सो यू विल बी एबल टू डिफर इन ऑल दिस सिनेमा स्ट्रीम्स। तो अब जैसे आपको क्लियर हो रहा है तो अब हम अगली स्लाइड्स को चेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर चेक करी कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट शुरू करने जा रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। सेकंड, आपको मालूम होना चाहिए आपकी फिल्म क्या फिलॉसफी क्या रखने वाले हैं आपकी स्क्रिप्ट की। तीसरी चीज है ऑब्जेक्टिव। When writing a story, the writer must also be clear about the purpose of telling his or her story. He wants to inspire the audience with his story or point to a problem, or is a solution to the problem, or wants the administration to take responsibility for the end of the story, on the audience or the legal aspect of the problem, want to talk about the solution of the problem, or to tell the society responsible for the problem of the story, and also want to show the solution of the problem by the society itself, or just to show an incident like its purpose. मुझे लगता है जल्दी जल्दी आप लोगों को लगा होगा ये सब क्या पढ़ रहे हैं, पर आप भी पढ़ ही रहे होंगे मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, जब आप एक अपनी स्टोरी लिखना शुरू करती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू करती हैं, तो आपको यहाँ एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए आपको इस चीज को लेकर के कि आपकी स्टोरी में आप क्या दिखाना चाहते हैं। अपनी केवल एक कोई बात कह देना चाहते हैं, कोई घटना है और उस घटना को शूट कर देना चाहते हैं। जैसे कि अभी एक फिल्म आई थी अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, एक घटना घटी और उस घटना पर वो पूरी फिल्म, या तलवार फिल्म, कोई घटना पर फिल्म है ना।
तो उसमें सिर्फ हम उस घटना को कह रहे हैं, हम वहां पर आगे कुछ भी बात नहीं करते। फिर कुछ ऐसी फिल्म भी आप दिखा सकते हैं, या आप इस तरह की स्टोरी तैयार कर सकते हैं कि जिसमें आप ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए तो केवल सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। 1 मिनट आप आना चाहती हैं तो आप सिर्फ ये कि भाई नहीं, प्रशासन जिम्मेदार है इस चीज के लिए और सोसाइटी जिम्मेदार नहीं। तो ऐसी भी फिल्म आप दिखा सकते हैं, जैसे कि संजय दत्त की, आप लोगों को याद होगा, मुझे फिल्म का नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, संजय दत्त की फिल्म है वो, उन्होंने उसमें दिखाया। और भी हमने कई सारी फिल्म देखी है, हमने सिंघम देखी है, सिंघम में भी यही उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो खुद जो है रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर हम ये भी दिखा सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको इशू को सॉल्व भी कर देता है, ऐसा भी हम अपनी स्टोरी में दिखा सकते हैं, लाइक सिंघम, राइट, उन्होंने अपनी कैसे उसको सॉल्व किया, अपनी जो भी इशू था उसको कैसे सॉल्व किया। या अभी हमने छपाक में भी हमने देखा कि किस तरह इश्यूज सॉल्व होते हैं, किस तरह से चीजें आगे घटती हैं। या हम ऐसा दिखा सकते हैं कि सोसाइटी खुद ही उन इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, लाइक बदला। बदला आप सबने देखी है, आपको मालूम है कि बदला फिल्म में बताइए सोसाइटी खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी उस बातों के लिए। हम किसी फिल्म में अपनी स्क्रिप्ट में ये भी दिखा सकते हैं कि सोसाइटी को मालूम पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबल है और वो सोसाइटी ही आगे चल करके एक फैक्ट लेती है और इशू को रिजॉल्व करने की, उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करती है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, आप लोग भी कुछ नाम सोचिए इस तरह की जो मैंने यहाँ पर सारी बात दी है। हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट बचा है, लेकिन मैं उस 10 मिनट में भी आगे की बात करूंगी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है जो मैंने 4, 5, 6 पॉइंट दिए हैं ये आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे कि हमें जो है स्क्रिप्ट लिखते वक्त बहुत क्लियर होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव, हम उसमें क्या दिखा रहे हैं, इंसिडेंट दिखा रहे हैं या हम ये दिखा रहे हैं कि उस कहानी हमारी स्क्रिप्ट में कि नहीं भाई एडमिनिस्ट्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है, या हम सोसाइटी खुद रिजॉल्व कर रही है उस चीज को वो दिखाना है, या सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल, कोई रिजोल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन। समटाइम आप उसका आंसर लोगों पर भी छोड़ सकते हैं कि वो क्या कर, पब्लिक पर भी छोड़ सकते हैं, मतलब एंड नहीं क्लियर कर सकते आप, और एंड क्लियर किए बिना आप अपने पब्लिक के ऊपर, जो ऑडियंस है उनके ऊपर छोड़ सकते हैं कि ऑडियंस ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि वो उसके लिए क्या आंसर देते। तो मेरा कहने का मतलब है फिल्म का जो एंड है वो ऑडियंस के ऊपर आप छोड़ सकते हैं कि ऑडियंस ही उसके लिए एंड सोचे इस फिल्म का एंड क्या होना चाहिए। राम गोपाल वर्मा की बहुत सी फिल्म ऐसी हैं जिनमें एंड जो है ऑडियंस के ऊपर छोड़ा जाता है, और बहुत सी फिल्म जैसे मैंने आपको बताया ऑडियंस ही उसके लिए रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन भी सोचता है, ऐसी भी फिल्म है यहाँ पर। तो हम इसके जो अलग अलग मैंने अभी लाइंस बोली इन पर अलग अलग तरह से हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और आगे बात भी करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अगला जोनर। ये तो आप लोगों को मालूम भी है, हम जोनर पहले रेडियो में भी पढ़ चुके हैं और अभी फिल्म में पढ़ रहे हैं। जोनर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम ये जोनर की बात नहीं करें, हम बात करें आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग। तो जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग करें तो इट मस्ट कि आपको ये मालूम हो आप अपनी स्क्रिप्ट को किस जोनर के लिए लिखें। यहाँ पर आपका कंटेंट या थीम या आइडिया इस चीज पर नहीं निर्भर करता कि भाई जोनर के साथ मैच करे, आप कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं उसको किसी भी जोनर के लिए। तो वेरी गुड एग्जांपल इज हियर लव स्टोरी। हम सब जानते हैं जब से सिनेमा शुरू हुआ है, भारत हो या दुनिया भर में कहीं, ढेरों लव स्टोरी तब से आज तक हजारों लव स्टोरी हर रोज बनती है, बहुत सारी आती है। अब हर लव स्टोरी एक जैसी तो नहीं होती, ये भी हम जानते हैं। तो लव स्टोरी जो है अलग अलग जोनर में अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैं आपके लेकर आई हूँ, जैसे कॉमेडी है, कॉमेडी में हम जोनर में आपने लव स्टोरी देखी होगी बातों बातों में और अंदाज अपना अपना। हॉरर की हम बात करें तो मैंने यहाँ पर हॉरर मेंशन नहीं किया है, लेकिन हॉरर में हम मेंशन कर सकते हैं कुछ एक आध फिल्म यहाँ पर हॉरर के अंदर हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको याद आए कि कोई फिल्म है तो हॉरर बेस्ड हो और लव स्टोरी भी उसके अंदर साथ में हो, मुझे तो फिलहाल नहीं याद आ रही है। सस्पेंस में अगर हम सस्पेंस थ्रिल की बात करें तो मेरा साया, वो कौन थी और गुप्त जैसी फिल्मों को हम सस्पेंस थ्रिल में कर, ये सब लव स्टोरी है बट इनका जोनर जो है वो सस्पेंस था। सोशल की हम बात करें तो बॉबी है, लव स्टोरी है, एक दूजे के लिए है, ये सब ये गुप्त है। वुमेन प्रॉब्लम, इसमें तवायफ, निकाह, इंसाफ का तराजू, बाजार। हिस्टोरिकल में मुगले आजम, बाजीराव मस्तानी, दुर्गा अकबर। टेक्निकल में और साइंस जोनर में अगर हम जाए तो रोबोट जैसी फिल्में भी हमने देखी। तो यानी हमारी जो फिल्म है वो जोनर के साथ हम कोई भी जोनर अगर हम लें
तो अलग अलग जोनर के अंदर हम अपनी एक ही कहानी को अलग तरीके से लिखा जा सकता है। यानी अगर आपने कोई भी स्क्रिप्ट लिखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्क्रिप्ट क्या है, आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है वो किसी भी जोनर के लिए उसको आप ट्रीट कर सकती हैं और तैयार कर सकती हैं।